बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट का मिड टर्म 2021 के एग्जामिनेशन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सभी के सभी आपके जो अभी मिड टर्म होने वाला है उसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि आपकी टाइमिंग होती है 90 मिनट्स की एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 40, ठीक है। और कुछ सामान्य निर्देश हैं जो हमें पता ही होते हैं नॉर्मली, तो इन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और आप सभी आज के इस लाइव लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सेक्शन ए है हमारा, जिसमें कुल 24 प्रश्नों में से हमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रोमन साम्राज्य तथा ईरानी साम्राज्य को अलग करने वाली नदी का क्या नाम है? नील नदी, फरात, दजला या भूमध्य। तो रोमन साम्राज्य तथा ईरान को अलग करने वाली नदी का नाम है फरात नदी, ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी नदी से संबंधित है। विश्व मार्ग के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था? फरात नदी, दजला नदी, समुद्री मार्ग या फिर नील नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण था बच्चों फरात नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हदीज क्या है? कुरान पर टीकाएं, पैगंबर मोहम्मद के कथन व कृत्य, उनका जीवन चरित्र है, इनमें से कोई नहीं। तो हदीज जो है बच्चों वो पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कृत्य हैं जिसे उलेमाओं के द्वारा उनका एकत्रण किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पैगंबर मोहम्मद के अपने कबीले का क्या नाम था? कुरैश, मक्का, बेदुइन या फिर नखलिस्तान। तो पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम था बच्चों कुरैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला है, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, राइट है। सेकंड है, सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, ये भी राइट है। थर्ड है, कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में वे उन्हें सैनिक शिक्षा देते थे, ये भी राइट है। तो कथन गलत कौन सा होगा? फोर्थ वाला, सामंतवादी व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किए उसे क्या कहा गया? सीनेट, टीसीफून, प्रिंसिपेट, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा गया था बच्चों प्रिंसिपेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेर जो है वो ईंटों की बनी भूमि का शहर है, ये कथन किस दस्तावेज में कहा गया है? बाइबल में, गिलगेमिश में, बुक ऑफ जेनेसिस या फिर ओल्ड टेस्टामेंट में। तो सुमेर ईंटों का बना हुआ एक भूमि का शहर है, ये कहा गया था बुक ऑफ जेनेसिस में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 8, पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के जो स्तंभ हैं उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन पहला है, राइमा, नमाज और रोज़ा, जक़ात और हज को याद करना, कुरान, राइमा, नमाज, रोज़ा और जक़ात, और एक और दो। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा बच्चों हमारा, यानी कि राइमा, एक सेकेंड, हाँ, राइमा, नमाज, रोज़ा, जक़ात और हज को याद करना, ये पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के स्तंभ में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें डैश कहते थे, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय कर लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। तो वे क्या कहलाते थे? मॉन्क, नन, एवी या फ्रायर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फ्रायर कहलाते थे, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जिसमें दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने वाले उपयुक्त विस्तृत मैदान थे, वह कौन था? पेरिस, गौल, यूरोप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों वह प्रांत था गौल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेसोपोटामिया की सबसे ज्ञात पुरानी भाषा कौन सी है? सुमेरियन, अकदी या अरेमाइक या फिर हिब्रू। तो मेसोपोटामिया की सबसे जो ज्ञात पुरानी भाषा है वो है सुमेरियन, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था? लातिनी, यूनानी, अकदी या फिर चौथा है एक और दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है फोर्थ, लातिनी और यूनानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
श्रेणी के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? ऑप्शन पहला है नए नगरों में आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी हुआ करती थी, राइट है। सेकंड है प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित था, यह एक संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, राइट है। थर्ड है श्रेणी सभागार के संदर्भ प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग होता था, ये भी राइट है। तो श्रेणी के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे बच्चों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा ये राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बाइबल का कॉप्टिक भाषा, देखिए कितना गहराई से प्रश्न पूछा गया है। जो बाइबल है उसका कॉप्टिक भाषा में अनुवाद कब हुआ है? ऑप्शन पहला है दूसरी शताब्दी, तीसरी, पाँचवीं या प्रथम। तो बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हुआ है तीसरी शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट है 15 प्रथम खलीफा का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 प्रश्न एक साथ कंप्लीट करेंगे। प्रथम खलीफा का नाम बताइए, तो बच्चों प्रथम खलीफा है अबू बकर, ठीक है। द्वितीय खलीफा है उमर, तृतीय खलीफा है उस्मान और चौथा खलीफा है अली। तो एक तरह से जैसे जैसे सीरियल वाइज ये खलीफाओं के नाम लिखे हुए हैं वैसे ही सीरियल वाइज ये इनका क्रम भी है। तो यानी कि आपको प्रथम खलीफा पता चल गया अबू बकर, द्वितीय हो गया उमर, तृतीय हो गया उस्मान और चतुर्थ हो गया आपका अली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पूछा गया तो ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पुण्य देश या फिर होली लैंड किसे कहा गया है? हेरात को, दमश्क, निशापुर या जेरूशलम? तो पुण्य देश कहा गया है बच्चों जेरूशलम को, ठीक है। 17 है उरुक नगर कब से कब तक अस्तित्व में बना रहा? आपके ऑप्शन है 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 5200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 4200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, 4200 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे कि कई बार वो क्या सोचते हैं कि जैसे ये ऑप्शन अलग है, अगर नहीं आता तो यही लगा देंगे, और वैसे यही करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन पहला आपका राइट है, 4200 ईसा पूर्व से लेकर उरुक नगर 400 ईस्वी तक अस्तित्व में बना रहा था, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कैथेड्रल कहलाने वाले जो बड़े चर्च थे इनका निर्माण कब शुरू हुआ? 11वीं सदी, 12वीं, 14वीं या 13वीं? तो इसका राइट आंसर है बच्चों आपका सेकंड, 12वीं शताब्दी में ये कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों, बड़े बड़े नगरों का निर्माण शुरू होने लगा था। 19 है मेसोपोटामिया के नगरों की साधारण जो घर थे उनकी खुदाई व्यवस्थित ढंग से कब शुरू हुई? 1835 के दशक में, 1950 के दशक में, 1930 के दशक में, 1990 के दशक में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1930 के दशक में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 रोमन साम्राज्य में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किन देशों से अधिक होता था? दक्षिणी एशिया, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी, अमेरिका और भारत, भूमध्य सागरीय देश और अफ्रीकी देश? तो बच्चों रोमन साम्राज्य में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार जो था वो अधिकतर भूमध्य सागरीय देश और अफ्रीकी देशों से होता था। 21 क्वेश्चन है चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहते थे? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है टीथ, फ्रायर, ओवे या फिर टैली। तो इसे कहते हैं टीथ कहा जाता था उसे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उन नीतियों में क्या सम्मिलित है? पहला है अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया गया, राइट है। इस्लामी सिक्कों को जारी करवाया गया, राइट है। यानी कि दोनों ही कथन हमारे राइट हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 है नेबोनिडस के एक आदमी ने उसके पास एक मिट्टी की मूर्ति लाई जिस पर अक्द में किसी एक राजा का नाम लिखा था। वो राजा का नाम क्या था? सारगोन, बेबीलोनिया, नेबुकदनेस्सर या फिर सिकंदर? तो इसका राइट आंसर है बच्चों सारगोन, उस राजा का नाम उस मिट्टी पर लिखा हुआ था, उस मूर्ति पर लिखा हुआ था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है ईश्वरीय शांति के बारे में निम्नलिखित विकल्पों को पढ़ें और सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला है प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूट मार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को रोकना, राइट है। सेकंड है सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया, ये भी राइट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन फोर्थ जो होगा जिसमें लिखा है 1 और 2 दोनों कथन राइट है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका सेक्शन ए खत्म हो गया है जिसमें आपके 24 क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखिए इस खंड में कुल 22 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 18 प्रश्नों के उत्तर देने हैं
और जो चित्र अनुभाग है यानी कि 2 चित्र वाले प्रश्न हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 42 और 44 ये करने हैं, और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए 43 और 45 अनिवार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, काबा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला, काबा मक्का में स्थित है, इसमें बुत रखे हुए होते हैं और हर वर्ष यहाँ के लोग इसकी इबादत गाह यानी कि धार्मिक यात्रा करते हैं जिसे हज कहते हैं। राइट है। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह यानी कि हरम माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। तो ये दोनों कथन राइट हो गए। थर्ड है, मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है, ये भी राइट है। तो काबा के बारे में बच्चों उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे राइट है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेसोपोटामिया के समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे तथा पूरा खानदान शामिल होता था। सेकंड है, एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। थर्ड है, एकल परिवार सिद्धांत का चलन था, पिता परिवार का मुखिया होता था। तो इसमें देखिए जो समाज के बारे में कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एकल परिवार में सिर्फ एक पुरुष होती है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा खानदान भी जोड़ दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरबी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे, राइट है। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, राइट है। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था, ये भी राइट है। तो अब हम विकल्प कौन सा चुनेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, हमारे तीनों ही कथन अरबी समाज के बारे में राइट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी डैश कहा जाता है? कौन सी क्रांति कहा जाता है? राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक? तो इसका राइट आंसर बच्चों उसे राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पादरियों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? ऑप्शन पहला है, रविवार के दिन ये लोग गांव में धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे है सेकंड, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, ये भी राइट है। थर्ड है, धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें हुआ करती थी, तो ये भी राइट है। यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो होगा उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे पहले तो हमें कथनों को पढ़ना है, फिर हमें विकल्प चुनने हैं। तो मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषताओं के बारे में, तो देखिए ऑप्शन पहला है, मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। ठीक है। आगे है, उर चंद्र देवता और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी होती थी, राइट है। उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने हुआ करते थे, जो मंदिर हुआ करते थे। फोर्थ है, कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर का निवास स्थान ही होते थे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे चारों ही कथन सही हैं। तो अब यहाँ पे आप विकल्प देख सकते हैं, जो ऑप्शन थर्ड है हमारा, इसमें चारों के चारों जो विकल्प हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषताओं के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है 31, यूनान और जो रोमवासी थे उनकी पारंपरिक रूप से बहुदेववादी होने का किस बात से पता चलता है? पहला ऑप्शन है, ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे, राइट है। ये लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स की यानी कि ये लोग ग्रहों की पूजा किया करते थे। थर्ड है, उनके पास रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी जो देवी देवता थे ये लोग उनकी भी पूजा किया करते थे। यानी कि यूनान और रोम वासियों की जो पारंपरिक बहुदेववादी व्यवस्था है उसके बारे में उपरोक्त सभी कथन राइट हैं। ठीक है। अब 31 आपको समझ में आया होगा। आगे 32 है। अब यहाँ पे देखिए, समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला ऑप्शन है, महिला के विवाह के दौरान मिला दहेज उसके पति के पास रहता था, राइट है। सेकंड है, पिता के मरने के बाद पुत्री जो उसके हिस्से में संपत्ति होती थी उसका हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से अपने पास कर सकती थी। थर्ड है, तलाक देने के लिए पति और पत्नी को आपस में विवाह भंग करने की सूचना देना ही काफ़ी था। तो बच्चों समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में तीनों कथन यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे हमारा जो ये विकल्प दिए हुए हैं इसमें से हम कौन सा विकल्प चुनेंगे जिसमें तीनों सही है? तो हम चुनेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा गया है? ऑप्शन पहला है भूमध्य सागर, सेकंड है लाल सागर, कैस्पियन सागर या फिर काला सागर। तो रोमन साम्राज्य का हृदय कहा गया बच्चों भूमध्य सागर को। ठीक है, 34 है 14वीं शताब्दी में पर्यावरण में क्या बदलाव हुए? देखिए पर्यावरण के बदलाव पूछे गए हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। ठीक है, बस ये आपका एक ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड होगा वो यहाँ से स्टार्ट है, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए, सॉरी ये जो वो पहला ही है, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि जो फसलें थी वो उगाना कठिन हो गया। सेकंड ऑप्शन है अनुकूल जलवायु ना होने के कारण भूमि जंगल जो था वो चरागाह में बदल गई। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, चरागाह भूमि की कमी के कारण अधिकतर पशुओं की जनसंख्या में मृत्यु होने लगी। तो यानी कि 14वीं शताब्दी के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 है 11वीं शताब्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आगे उसके उत्तर दें। तो देखिए 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव हुए। ऑप्शन पहला लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का प्रयोग किया जाने लगा, राइट है। सेकंड है कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग किया जाने लगा, राइट है। थर्ड है 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और भोजन की उपलब्धता भी दुगनी होने लगी। यानी कि 11वीं शताब्दी के बारे में उपरोक्त तो सभी हमारे कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 विकल्प हैं। अब हम इसमें से कौन सा विकल्प चुनें जिसमें से हमारे तीनों कथन सही हो? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी के बारे में ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 36, रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण रखने के लिए कोलुमेला के विचारों को पढ़ें एवं सही का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी, राइट है। सेकंड है यह दावा किया था कि इन छोटे छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। तो यानी कि इनके विचार में ये दोनों सही हो गए। तीसरा पढ़ते हैं सभी श्रमिकों को सुबह और शाम जंजीरों में थोड़े समय के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए, ये इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, तो अब हम किस में यहाँ पे कौन सा विकल्प चुनें जिसमें हमारे पहले 2 सही हो? तो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल 1 और 2 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 36 हो गया, 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए बच्चों अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों अभिकथन के अनुसार। पहले इसको एक बार अंडरलाइन करते हैं। हाँ देखिए अभिकथन के अनुसार क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी जो देन है वो है कालगणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा। तो यानी कि कथन हमारा यहाँ पे राइट है। कारण 1 वर्ष को 12 महीने में, 1 महीने को 4 हफ्ते में, 1 दिन को 24 घंटों में, 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं इन सभी का काल गणना का जो लेखा जोखा है वो हमें मिलता है। तो यानी कि एक तरफ जो काल गणना है उसकी बात की गई है और एक तरफ उसका यहाँ पे विशेषता बताई गई है। तो यानी कि दोनों कथन सही है और यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। तो यानी कि ऑप्शन पहला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। देखिए 38 के अकॉर्डिंग अभिकथन के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था, राइट है। सेकंड है भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र जैसे कि कोथेज, सिकंदरिया और एंटियोक इनमें से प्रमुख थे जो कि साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। तो एक तरफ नगरों की बात की जा रही है कि कितने नगर स्थापित किए गए थे और कारण में बात की जा रही है कौन से नगर थे और ये साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। तो यानी कि दोनों कथन सही भी हैं और यहाँ पे हमें व्याख्या भी देखने को मिल रही है। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बच्चों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे फिर से हमारा एक अभिकथन और कारण है। तो देखिए पढ़ते हैं अभिकथन के अनुसार राजकोषीय प्रणाली में सोने जो सिक्के थे वो सोना, चांदी और तांबे के धातु के बने होते थे।
ठीक है, अभिकथन हमारा राइट हो गया। कारण है कि जो सोना था वो अफ्रीका से लाया जाता था, चांदी मध्य एशिया से और तांबे को मेसोपोटामिया से। ये गलत है, क्योंकि मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य बहुत ही इसमें काल का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे अभिकथन तो हमारा सही है, ठीक है, लेकिन कारण गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे भी अभिकथन और कारण फिर से दिया गया है। देखिए, अभिकथन के अनुसार अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, ठीक है, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण यानी कि उनको जब क्रूस पर लटकाया गया था और उनके पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान रहा है। आगे है कारण है ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था, ठीक है, यानी कि एक तरफ तत्व क्या था वो बताया गया है, एक तरफ ये तत्व था ये बताया गया है। तो यानी कि दोनों कथन सही भी हैं और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो ऑप्शन पहला हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। फिर से यहाँ पे एक अभिकथन और कारण है। चलिए अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं, फिर इसका ऑप्शन देखेंगे। अभिकथन के अनुसार चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की कुछ महत्वपूर्ण रस्में जो थी वो सामंती कुलीनों की नकल हुआ करती थी, राइट है। कारण प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट्स के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी के समय शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके, ये सभी जो थे, यानी कि एक तरफ देखिए क्या बात की गई है कि कुलीनों की नकल है और एक तरफ उसमें क्या क्या ये लिया गया है वो बताया गया है। तो यानी कि दोनों कथन सही भी हैं और व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन पहला बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये अभिकथन और कारण वाले यहाँ पे प्रश्न आपके ख़त्म हो जाते हैं। अब जो आपके प्रश्न आएंगे पहले तो दो चित्र वाले आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित दो प्रश्न 42 और 44 ये जो है वो चित्र से संबंधित है और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो 43 और 45 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। ये अब देखिए आपके सामने ये एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है जेरूसलम, बगदाद, जिमरेलियम यानी कि राजा का महल, या फिर निशापुर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये एक जिमरेलियम है, ठीक है, ये जिमरेलियम का राजा का महल है, ठीक है। 43 है मारी के राजा का महल कहाँ पाया गया? देखिए इसी प्रश्न का आंसर अभी आपको मैंने बताया, मारी के राजा का महल कहाँ पाया गया बच्चों? जिमरेलियम में, ठीक है। 40 क्वेश्चन है चित्र को पहचानिए और उसका आंसर दीजिए। अब देखिए ये जो चित्र है आपका, ये आपको बताना है कि ये चित्र क्या है। तो ये चित्र के ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है आपका मक्का, दूसरा है यमन, तीसरा है कैथेड्रल, फोर्थ है सीरिया। तो इसका राइट आंसर बच्चों कैथेड्रल। ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों ये कैथेड्रल से संबंधित है। अब 45 है यहाँ पे। 45 में पूछा गया कि यूरोप में कैथेड्रल नगरों का विकास कब आरंभ हुआ? तो ये है आपका 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो दो प्रश्न जो थे आपके वो आपके चित्र पे आधारित थे, वो यहाँ पे हमने देख लिए हैं। एक जिमरेलियम यानी कि राजा का महल, एक कैथेड्रल चर्च है जो कि जिनका निर्माण जो था वो 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अब आता है 46 सेक्शन बी का हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे विशेषताएं बतानी है हमें जो तीसरा वर्ग है, ठीक है। ऑप्शन पहला है यह वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक यानी कि दासों का वर्ग हुआ करता था, राइट है। सेकंड क्वेश्चन है यह वर्ग एक विशाल समूह था जो पहले दो वर्गों पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करता था, ये भी राइट है, ठीक है। थर्ड है कृषक और अभिजात दोनों एक ही हैसियत के होते थे, ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका सेक्शन बी जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपके 22 प्रश्न थे। 22 में से आपको किन्हीं 18 प्रश्नों के उत्तर देने थे, ठीक है। तो अब हम चलते बच्चों आपके सेक्शन सी की तरफ, जिसमें आपके 3 प्रश्न जो हैं वो स्रोत आधारित हैं, यानी कि केस स्टडी है, एक केस आधारित प्रश्न है और टोटल 14 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 47 से 51 के लिए स्रोत पढ़ें और चयन कीजिए प्रश्नों का। तो पहला स्रोत है आपका मोहर एक शिल्पकृति, यानी कि बेसिकली मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके हम सीधा यहाँ पे पढ़े जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे।
47 है, मेसोपोटामिया के महलों पर क्या लिखा होता था? जो मोहरें थी उन पे क्या लिखा होता था? मालिक का नाम, ठीक है। सेकंड है, उसके इष्ट देवता का नाम, ठीक है। बनवाने वाले की अपनी पदीय स्थिति, ये भी ठीक है। तो मोहरों पर उपरोक्त सभी बातें लिखी हुआ करती थी, ठीक है। 48 है, मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे? मिट्टी, तांबा, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो ये लोग बच्चों मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे, ठीक है। 49 है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीप, ठीक है, जिनसे ये धातुएं बनती थी, मोहरें बनती थी, ठीक है, और जिससे व्यापार होता था, ये सभी पत्थर कहाँ से मंगाते थे? तुर्की, ईरान, खाड़ी पार देश, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी देशों से ये मंगवाते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? ऑप्शन पहला है लेखन कला, राइट है। गणित की घटनाओं का विकास, राइट है। शहरी जीवन तथा सामाजिक विकास, ये भी राइट है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आखिरी प्रश्न है इस जो आपका मेसोपोटामिया वाला स्रोत है उससे संबंधित। मेसोपोटामिया के बाद लेखन कला का विभाजन सबसे पहले किसने अपनाया? सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने, राइट है। रोम और इस्लाम की पूरी दुनिया ने, केवल एक सही है, या फिर ऑप्शन फोर्थ 1 और 2 दोनों सही हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सबसे पहले तो सिकंदर के अधिकारियों ने अपनाया, ठीक है। उसके बाद रोम और इस्लाम की पूरी जगत ने इसे अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो स्रोत आधारित प्रश्न था मेसोपोटामिया का मोहर एक शहरी शिल्पकृति, ये कंप्लीट होता है। आगे है प्रश्न संख्या 52 से 55 के लिए स्रोत पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्नों का। तो ये है बच्चों अब्बासी शासन से संबंधित। तो अब्बासी शासन से संबंधित क्या है इसे आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम सीधा उत्तर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, उम्मयद वंश को किसने उखाड़ फेंका? अब्बासियों ने, ईरानियों ने, ससानियों ने? तो उम्मयद वंश को बच्चों अब्बासियों ने उखाड़ फेंका था। अब्बासी क्रांति जो थी वो किस आंदोलन से शुरू हुई? दावा, काबा, प्रथम धर्म युद्ध? तो अब्बासी क्रांति जो थी बच्चों वो दावा नामक आंदोलन से शुरू हुई थी। 54 है, अब्बासी शासन के अंतर्गत जो बगदाद था इसे राजधानी कब बनाया गया और ये कब तक चली? 750 से 945 तक, 775 से 799 तक, 759 से 779 तक, 750 से 959 तक। तो बच्चों अब्बासी शासन में बगदाद को राजधानी बनाया गया 750 में, जो कि 945 तक रही थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 है, अब्बासियों की विशेषताओं में क्या शामिल है? आपका ऑप्शन है पहला, एक सेकंड, हाँ, अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई तथा ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया, राइट है। अब्बासियों ने भी उमैयादों की तरह ही राजतंत्र को जारी रखा, राइट है। अब्बासियों ने भी अपनी राजधानी, मतलब अब्बासी जो थे इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की, राइट है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी अब्बासियों की विशेषताओं के बारे में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अब्बासी शासन से संबंधित जो एक स्रोत था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, ये है हमारा प्रश्न संख्या 56 से 60 के लिए स्रोत को पढ़ें और प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यह है 14वीं शताब्दी, बदलाव या पतन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्यूवेनिक प्लेग बीमारी कब शुरू हुई और कब तक चली थी? ऑप्शन पहला है 1356 से 68, 1347 से 50 और 1556 से 1678, 1367 से 99। तो ब्यूवेनिक प्लेग नामक महामारी जो थी वो 1347 से 50 यानी कि लगभग 3 वर्षों तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 57, यूरोप में भयंकर अकाल जो था वो किस वर्ष पड़ा था? आपके ऑप्शन है 1400-1500 से 17, ठीक है, 1415 से 17, 1339 से 40, 1315 से 17 या फिर 1414 से 1412। तो ये तो हमारा गलती हो गया, ये तो ईसवी पूर्व में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है, 1415 से, सॉरी देखिए 1415 और 1417 ये जो है वो आपका 15वीं शताब्दी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, 1315 से 1317 के बीच में 14वीं शताब्दी में जो संकट था वो पड़ा था। आगे है 58, 14वीं शताब्दी में प्लेग महामारी का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन पहला है
12वीं और 13वीं शताब्दी में वाणिज्य व्यापार के कारण यूरोप तटों से आने वाले पोतों के साथ ब्यूबेनिक प्लेग महामारी बीमारी फैल गई थी। ठीक है, यानी कि पोतों के साथ में चूहे भी आए। यह बीमारी शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को अधिकतर प्रभावित करती थी, यानी कि खास करके सभी लोगों की प्रभावित करती ही थी। और थर्ड है, यूरोप की जनसंख्या जो 1300 में 730 लाख थी, वह 1400 में घटकर मात्र 425 लाख बच गई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 200 लाख लोगों को इस बीमारी ने मार डाला था। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 14वीं शताब्दी में पर्यावरण में क्या बदलाव हुए? ठीक है, ये प्रश्न बच्चों अभी हम कर चुके हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे। अनुकूल जलवायु न होने के कारण भूमि जंगल चरागाह में बदल गए थे। ठीक है, और चरागाह भूमि की कमी के कारण अधिकतर पशुओं की जनसंख्या में मृत्यु होने लगी थी। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 14वीं शताब्दी में व्यापार में क्या बदलाव हुए? ये जो संकट आया इसकी वजह से व्यापार में क्या बदलाव हुआ? ऑप्शन पहला है, ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी होने लगी। सेकंड है, चांदी की कमी के कारण व्यापार प्रभावित हुआ। थर्ड है, सरकार को चांदी की शुद्धता घटाकर उसमें सस्ते धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। तो 14वीं शताब्दी में व्यापार के बारे में उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपका सेक्शन सी भी यहाँ पे ख़त्म होता है और आपकी आज की ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और सभी को, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।